नमस्कार दोस्तों। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने कुछ बेसिक आइडिया लिया था। ठीक है, किस चीज़ का? ये जो फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है उसको लेकर। ठीक है, फॉरेंसिक लैब असिस्टेंट। देखिए, आज का जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोगों का कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे या फिर जो भी हम लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। देखो, अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में क्या है आप लोगों का कि ये एटॉमिक फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक फिजिक्स जो है वेक्टर मॉडल से स्टार्ट है। अब जो वेक्टर मॉडल होता था एटम का, उससे पहले कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में एक हल्का फुल्का आइडिया दिया था। बेसिक जो हम लोग का सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होगा और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो भी यहीं से बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आए को जो भी होगा उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखना कि जो आप लोगों का फॉरेंसिक का एग्ज़ाम है उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की चीज़ें आएंगी, और जो आप लोगों का दो बाकी के जो एग्ज़ाम है जैसे हायर एजुकेशन वाला हो गया और इन्वायरमेंटल सुपरवाइज़र वाला हो गया, तो उसमें 11-12 से आएंगी। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इसके लिए अलग वीडियो चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज जो हम लोग का काम है वो है वेक्टर मॉडल को समझना, वेक्टर मॉडल ऑफ, ठीक है, एटम। देखो होता क्या था, 11th-12th में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी कि थॉमसन मॉडल होता था। ठीक है, थॉमसन मॉडल। देखो, थॉमसन मॉडल के बाद हम लोगों का आया था बोर्स मॉडल। ठीक है, सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग ने पढ़ा बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के बाद हम लोगों ने पढ़ा विल्सन, ठीक है, सोमरफील्ड मॉडल। तो इस तरीके से मॉडल चलते गए। एट लास्ट यहाँ पे को बनता है एटॉमिक मॉडल, सॉरी वेक्टर मॉडल, वेक्टर मॉडल। और जो हम लोगों का सिलेबस है, ठीक है, लैब असिस्टेंट का, वो यहीं से स्टार्ट है, खासकर एटॉमिक फिजिक्स में। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें आगे को चलती जाएंगी। मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर मॉडल से। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने हल्का फुल्का आइडिया लिया था बोर्स मॉडल का। हालांकि इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो वेक्टर मॉडल, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी वेक्टर मॉडल से। अब देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे को लिखा है एक आइडिया के लिए। इस क्वेश्चन को देखना, फिर उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं और लास्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फिलहाल आप लोग क्या करो कि एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में मेरे को अगर मैं मिटा भी दूँ तो फिर दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन इज गिवन बाई। 4 ऑप्शन है, म्यू एस इक्वस टू √3 म्यू बी, ठीक है, ऑप्शन बी म्यू एस इक्वस टू √2 म्यू बी, ऑप्शन सी म्यू बी इक्वस टू √3 म्यू एस, और ऑप्शन डी इतना। तो देखो, इसके लिए समझना पड़ेगा कि ये म्यू एस क्या चीज़ है, म्यू बी क्या चीज़ है, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद स्टार्ट होगा हम लोगों का वेक्टर मॉडल। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा है कि वेक्टर मॉडल को समझने के लिए ये क्वांटिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ होगा वेक्टर मॉडल पे, और इन्हीं सारी चीज़ों से बनेगा वेक्टर मॉडल, और यहीं से होगी एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग की शुरुआत। तो बहरहाल इसमें कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो है आप लोगों का बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन। और अच्छा, हाँ, कुछ पुरानी चीज़ें जो इस टॉपिक में यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, जो कि हम लोग 11th-12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक में यूज़ होने वाली है। तो अभी उतनी गहराई में जाऊंगा नहीं, बस हाँ मैं यहाँ पे को कुछ फॉर्मूले वगैरह बता दूंगा। देखो, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, क्वांटम नंबर्स आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, क्वांटम नंबर्स। तो क्या होता था, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है, ये सारे क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे। इसमें से देखो, यहाँ पे को इस्तेमाल होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता था, स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते थे,
और ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमको किस चीज़ की जानकारी देता था? ठीक है, ये जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता था ये हमको जानकारी देता था इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक, जो हमने ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पढ़ा था 11th क्लास में, तो ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते थे। ये किसकी जानकारी देता था? ये एक इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की जानकारी देता था, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू की जानकारी देता था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना। देखो चलो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक, देखो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या चीज है, इस चीज को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक, कि जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्यूशन करेगा कुछ इस तरीके से। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से क्या पैदा होती है? करंट पैदा होती है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इससे क्या पैदा होगी? करंट पैदा होगी। और आप लोगों ने पढ़ा है कि जब करंट पैदा होती है, ठीक है, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखो अगर मैं ये बोलूँ करंट फ्लो कर रही है या फिर मैं ये बोलूँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि प्रोटॉन्स फ्लो कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो करंट होती क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही तो करंट बोला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट पैदा हो चुकी है। ठीक है, अब अगर करंट पैदा हो चुकी है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ध्यान देना कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बनेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बनेगा। कभी भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होता जिसमें केवल एक पोल हो, क्योंकि दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन से अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है, इसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो नॉर्थ पोल भी बनेगा और साउथ पोल भी बनेगा। अब नॉर्थ पोल कहाँ बनेगा, साउथ पोल कहाँ बनेगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो जैसे ये एक कागज़ है, ठीक है, ये एक पतला सा कागज़ है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्यूशन करता है, गोल गोल करके। ठीक है, चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा तो होगा क्या? इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? देखो इसके एक तरफ ये वाले प्लेन पे, मान लो ये वाले प्लेन पे क्या बनता है? नॉर्थ पोल बनता है। तो इसके जस्ट अपोजिट वाले प्लेन पे क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। मीन्स कि नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन पे क्या बनेगा? मान लो नॉर्थ पोल बन गया, तो इसके अपोजिट में क्या बनेगा? साउथ। अगर इसके इस साइड नॉर्थ बने हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। तो देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट पैदा होगी। तो जो करंट होगी वो करंट कितनी होगी? स्मॉल आई से मान लो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये जो करंट पैदा होगी, करंट क्या होता है? E अपॉन टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट टाइम जो बोला जाता है वो होता है करंट। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, टाइम के बदले मैंने कितना ले लिया? टी ले लिया, तो इतने अमाउंट की क्या बनेगी? करंट बनेगी। अब देखो जब इतने अमाउंट की करंट बनी तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, जो टाइम पीरियड होगा वो कैसे निकलेगा? देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड या फिर वेलोसिटी कुछ भी बोलो। तो डिस्टेंस, अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से शुरू करता है और गोल करके घूम के दोबारा यहाँ पे को आ जाता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इसका जो सरकमफेरेंस है इसके सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस होगी। ठीक है, मान लो इसका रेडियस कितना है, r के बराबर है, तो जो सरकमफेरेंस होगा कितना होगा, 2 पाई r। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब कोई चीज क्या करती है, ठीक है, गोल गोल करके रिवॉल्यूशन करती है, एक सर्कल में रिवॉल्व करती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 2 पाई r के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 पाई r अपॉन मान लो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है। तो यहाँ से करंट कितनी हो जाएगी, e अपॉन टी के बदले में कितना रखूँगा, 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, तो v ऊपर चले जाएगा तो i इक्वस टू ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा e इंटू वी अपॉन 2 पाई r। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब देखो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी EMT, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, अब मैं इसको यहाँ पे को लिख दे रहा हूँ, ये दो टर्म कंफ्यूज करेंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखो कौन कौन से टर्म कंफ्यूज करेंगे, उसको मैं यहां पे को लिख रहा हूं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होता है म्यू एल। ठीक हो गया। दूसरा टर्म है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये होता है, ठीक है, एल। देखो एक जैसे टर्म है तो कंफ्यूज करते हैं, तो इनको समझ लेना क्या चीज है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते थे, 12th क्लास याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट होता था P इक्वस टू Q इंटू 2L। ये होता था जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी ले लेते थे, 2L के बराबर ले लेते थे। तो डाइपोल मोमेंट कितना होता था, Q इंटू 2L। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता था, ये इलेक्ट्रॉन के केस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पे को मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे क्या करते थे, चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट होता था, वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में होता था। ठीक है, पोल की स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे को क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट पैदा होगा। ठीक है, जिसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे को क्या होगा, म्यू एल की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो यहाँ पे को चार्ज लेते थे, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर बनता था मैग्नेट के केस में, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल की जो स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m ले लेते थे, तो स्मॉल m इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L होता था। ठीक है, अब यहाँ पे को पूरा एरिया कवर करेगा, पूरा एरिया कवर करेगा। तो देखो यहाँ पे को चार्ज लेते थे, तो यहाँ पे को क्या आ जाएगा, चार्ज के बदले यहाँ पे को आ जाएगा करंट। ठीक है, चार्ज के बदले क्या आ जाएगा, करंट। यहाँ पे को डिस्टेंस लेते थे, तो यहाँ पे को पूरा एरिया आ जाएगा, ये इसका जो पूरा एरिया होगा वो आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल इक्वल्स टू कितना बनेगा, करंट इनटू एरिया। ठीक है, इतना बनेगा। तो देखो एरिया क्या होगा, ये एक सर्कल है, तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो करंट की वैल्यू निकल चुकी है, तो ये दोनों वैल्यूज रखेंगे, तो म्यू एल इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, करंट की वैल्यू हो गया EV अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इंटू एरिया की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक आर से एक आर कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट म्यू एल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा EV अपॉन, ठीक है, 2 EV अपॉन, ठीक है, सॉरी EV, एक आर यहाँ पे को बचेगा, EV आर अपॉन EVR अपॉन 2। ठीक है, EVR अपॉन 2 इतना बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 डाल दिया।
तो इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से मेरे को कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेगी। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ क्योंकि ये अभी हम लोग के काम आने वाली है। इक्वेशन 1 है I इक्वस टू, ठीक है, EV अपॉन 2πr, और इक्वेशन 2 है म्यू L इक्वस टू EVR अपॉन 2, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल होगा, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी फिलहाल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, उस चीज को समझना। अब ये जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, और ये है पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा, मान लो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इसके पास में क्या होगा, एक तो लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और साथ साथ ही क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L वेक्टर। अब देखो, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा कैपिटल L वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाली जाएगी। मान लो ये है L वेक्टर, ठीक है, ये डायरेक्शन है L वेक्टर की, सॉरी, ये बनेगा आप लोगों का R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ठीक है। देखो, मान लो ये P वेक्टर है, P वेक्टर है इनकी, इसको अभी फिलहाल मैंने लीनियर मोमेंटम मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर से जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ये निकलेगी L वेक्टर इक्वस टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होता था, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, R और P से बनने वाला जो प्लेन है, R और P से बनने वाला प्लेन ये है, इस तरीके से। ये मान लो उधर को है P वेक्टर और यहाँ से यहाँ को है R वेक्टर, तो R वेक्टर और P वेक्टर से बनने वाला जो प्लेन होगा वो ये प्लेन होगा, ठीक। अब इस प्लेन में देखो, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, उधर को अपनी उंगलियां घुमा दो इस तरीके से, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी किसकी, L वेक्टर की, ठीक। इन दोनों से बनने वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हुआ ऐसे, तो ये बनेगा L वेक्टर, कैपिटल L वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, अब जो हमने अभी पढ़ा था ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक चीज ध्यान देना कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसा ही है Q इंटू 2L टाइप का, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा L वेक्टर के अपोजिट होगी। अगर वो L वेक्टर के अपोजिट है तो म्यू L की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होगी, डायरेक्शन बनेगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे को क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूँ, म्यू L और L वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये कितना निकल जाएगा, म्यू L की वैल्यू कितनी आई थी, देखो इक्वेशन 2 पे EVR अपॉन 2, ठीक है। और L वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी बनी थी, सॉरी, L वेक्टर की जो वैल्यू है वो होती है MVR, ये तो आप लोगों को याद ही होगी, ठीक। तो इसमें से क्या होगा, एक R से ये वाला R कट गया, ठीक है, V से ये वाला V कट गया, और M जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू L अपॉन L इक्वस टू EV अपॉन 2M, ठीक, कितना हो जाएगा, EV अपॉन, सॉरी, V से तो V कट चुका है, E अपॉन 2M हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है ना, म्यू L अपॉन L, ये रेशियो कितना निकलता है, E अपॉन 2M।
जो हम लोग 11th-12th में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो आखिर निकलता कहाँ से है? वो यहीं से निकलता है। इसको बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, कि म्यू एल अपॉन एल, इन दोनों का जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए ई अपॉन 2m, ऑप्शन बी ई अपॉन 2v, ऑप्शन सी 2m अपॉन ई, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो वैल्यू है इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना, ठीक, कि म्यू एल अपॉन एल का जो रेशियो बनता है वो कितना होता है, ई अपॉन 2m। और ये भी याद कर लेना, इसको गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोले जाते हैं, ठीक है। और यहीं से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते थे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकालते थे। और देखो इसमें m होगा इलेक्ट्रॉन का मास। एक चीज़ ध्यान देना, हमारे मन में एक सवाल पैदा होता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, वो इतना कम मास है तो हम उसको मेज़र कैसे करेंगे, उसको तोलेंगे कैसे। और बचपन में जब 11th-12th में पढ़ते थे दिमाग में आता था क्या कोई ऐसा तराजू होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को रख के तोला जाएगा। और कभी कभार टीचर से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते थे कि इलेक्ट्रॉन को तोलेंगे कैसे, कि उसका मास इतना है, ठीक है। तो देखो उसको कभी भी तोला नहीं जाता है, वो इतना छोटा है, इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसको तोलोगे कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जो मास की वैल्यू है ना, अगर चार्ज की वैल्यू पता है तो मास की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो चार्ज हम निकाल सकते हैं, चार्ज मेज़र किया जा सकता है, तो इस फॉर्मूले में रख के इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को तोला नहीं जाता था, बस क्या होता था उसके मास की वैल्यू यहाँ से निकलती थी गायरोमैग्नेटिक रेशियो से, ठीक। अब देखो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हैं, इसको मैं वहाँ पे को लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू एल अपॉन एल इक्वल्स टू ये होता है ई अपॉन 2m, ठीक। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी इसको एक बार क्या करते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो उसके बाद जो कहानी है वो किस तरीके से आगे को बढ़ती है। अब यहाँ पे वो ओवरऑल मैं लिखूंगा म्यू एल इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू एल अपॉन एल इक्वल्स टू देखो ई अपॉन 2m, इम्प्लाइज दैट यहाँ से म्यू एल कितना निकलेगा, ये निकलेगा ई अपॉन 2m, ठीक है। एल वेक्टर इस साइड चले गया तो इसको मैं एल वेक्टर करके लिख देता हूँ, ठीक। साथ साथ ही मैं एक माइनस साइन लगा देता हूँ। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो एल वेक्टर की डायरेक्शन थी ऊपर को, म्यू एल की डायरेक्शन थी नीचे को, अपोजिट डायरेक्शन थी, इसलिए यहाँ पे को क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वेशन ए डाल देता हूँ। इस इक्वेशन को ओवरऑल किस तरीके से लिखा जाता है, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, माइनस यहाँ पे कोई एक टर्म आता है जी, ठीक है, जी एल करके, ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। अब ये जो जी एल होता है इसकी वैल्यू इस केस में होगी 1। बात समझ में आई। जो हमने ये फॉर्मूला बनाया है, दरअसल इस फॉर्मूले में इस जी एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। अब ये जो जी आया यहाँ पे को, ये होता है ऑर्बिटल जी फैक्टर, ऑर्बिटल जी फैक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल जी फैक्टर। अब देखो ये जो ऑर्बिटल जी फैक्टर है ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे को देखेंगे, ठीक हो गया। तो ऑर्बिटल जी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू इस केस में यहाँ पे को कितनी होती है, 1। इस इक्वेशन को ओवरऑल देखो, जो इक्वेशन मैंने आपको डिराइव कराई वो इस तरीके से डिराइव कराई कि इसमें जी एल आए ही ना, ठीक है, क्योंकि हमारा इक्वेशन का इतना ही काम है। अदरवाइज ओवरऑल इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे को जो जी एल होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल जी फैक्टर बोलते हैं। इस केस में फिलहाल अभी के केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ये जो जी फैक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है ये सिमेट्री को, ठीक है, सिमेट्री को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है किसी केस में इसकी वैल्यू बदल जाती है, ठीक हो गया। तो इस वजह से सिमेट्री को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे को जी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक, ये हो गया।
तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो, अब यहाँ से शुरू होता है क्या, बोर मैग्नेटॉन। ठीक, तो देखो एक तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो अभी हम लोग का निकला था उसको आप लोग याद रखना, कितना निकला था, μL/L = E/2m। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बोर मैग्नेटॉन। अब देखो जो बोर मैग्नेटॉन हम लोगों का निकलेगा उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है, ठीक है, बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। बोर्स मैग्नेटॉन क्या चीज होती है उसको समझना एक बार। देखो आप लोगों ने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ वैल्यूज आती थी। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चलाएंगे नहीं, ठीक है, वैसे भी वो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, दूसरा वो एमएससी का पोर्शन है। होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, इसकी परमिटेड वैल्यूज कितनी होती हैं, ठीक है, ये होती है √L L+1 × h/2π। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, बीएससी में नॉर्मल फार्मूला आता था, एमएससी में हम लोग क्या करते थे, इसको डिराइव करते थे, ठीक। तो L वेक्टर =√L L+1 × h/2π। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की परमिटेड वैल्यूज होती थी। तो यहाँ पे को L क्या होता था, L होता था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, यहाँ पे को होता था, ठीक है। अब h/2π की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, 2π कांस्टेंट हो गया। L की जो भी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज को रखेंगे तो कैपिटल L की हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, ठीक। तो अब इसको फिलहाल बाद में समझेंगे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है कि L वेक्टर, ये L = कितना होता है, √L L+1 × h/2π, ठीक है, ये होता है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये μL/L E/2m। तो L यहाँ से इस साइड जाएगा तो μL = कितना निकलेगा, इम्प्लाइज दैट μL = μ�small, ठीक है, μL = L उस साइड चले जाएगा तो ये कितना निकलेगा, E/2m × L वेक्टर। L वेक्टर के बदले उसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ L, ठीक। तो μL = कितना हो जाएगा, देखो E/2m, ये तो ऐसा ही रहा, ठीक है, इंटू h/2π ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इंटू L, L यहाँ पे को कितना आ जाएगा, √L L+1, ठीक है। L के बदले मैंने ये पूरी वैल्यू रख दी, ये पूरी वैल्यू रख दी, तो E/2π तो ऐसा ही रहा, ये वैल्यू रखी तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसी को आगे को अगर बढ़ाते हैं तो देखो μL इम्प्लाइज दैट μL = ये होगा EH/2 × 2 4πm, ठीक है, इंटू √L L+1, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो टर्म होता है ना EH/4πm, ठीक है, इस टर्म को बोला जाता है बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है। इस टर्म को क्या बोला जाता है, बोर्स मैग्नेटॉन। अब इसकी जो वैल्यू निकलती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है μB से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या है, μB μS इस तरीके से है ना, तो वो धीरे धीरे यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, μB से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला बनता है μL = μB × √L L+1, ठीक है। तो ये क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है। अब देखो ये जो बोर मैग्नेटॉन है EH/4πm, ठीक है। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसमें। देखो μL = इतना निकला। अब यहाँ पे को, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला बनाया था उसका इस्तेमाल करते हैं,
फॉर्मूला क्या बना था, म्यू एल इक्वल टू, शायद मैं इसको किनारे में लिखना भूल गया था, माइनस जी एल इंटू ई अपॉन 2m इंटू एल वेक्टर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से म्यू एल इक्वल टू ये निकल जाएगा माइनस जी एल, ठीक है, इंटू देखो ई अपॉन 2m। यहाँ से ध्यान देना, म्यू बी इक्वल टू कितना है, ये जो टर्म होता है इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एच अपॉन 4πm है, ई एच अपॉन 4πm। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ ई अपॉन 2m की, ई अपॉन 2m की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर से 2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और पाई इस साइड आ जाएगा, h नीचे आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ई अपॉन 2m की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, ई अपॉन 2m, 4 में से एक 2 इस साइड आ गया तो ये निकलेगा 2 इंटू ये पाई आ जाएगा, पाई इंटू 2 पाई इंटू म्यू बी अपॉन ये वाला h नीचे आ जाएगा अपॉन h। तो ये आ जाएगा 2 पाई म्यू बी अपॉन h इंटू ये क्या हो गया एल वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या बनता है आप लोगों का एक अगला फॉर्मूला बनता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, जो बोर मैग्नेटॉन बना म्यू बी, ठीक है, इस बोर मैग्नेटॉन में देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी रखोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, इसकी 6.6 इंटू 10⁻ कितनी होती थी, -34 होती थी, कितनी होती थी, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ मैं देख लेता हूँ, हाँ -34 होती थी, अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना होता था 10⁻31, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को रखेंगे तो म्यू बी की जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, म्यू बी की वैल्यू निकलती है 9.27 इंटू 10⁻, ठीक है, 9.27 इंटू 10⁻, ये वैल्यू निकलती है -24। इस वैल्यू को आप लोग याद कर लेना, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक, इस वैल्यू को याद कर लेना क्योंकि बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम पे। तो बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। बस अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, ठीक है, म्यू एल इक्वल टू माइनस जी एल 2 पाई म्यू बी अपॉन एच इंटू एल वेक्टर। अब देखो ये किसके लिए तैयार हुआ, ये तैयार हुआ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, म्यू एल के लिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसके पास एक चीज़ तो क्या होगी, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, साथ साथ ही उसके पास दूसरी चीज़ होगी, उसका जो स्पिन है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूमेगा ही, साथ साथ ही ये अपनी स्पिन में भी तो घूमेगा, इस तरीके से अपनी स्पिन में भी घूमेगा ना, इस तरीके से घूमते जाएगा, ठीक है। इसके चारों तरफ तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने से क्या पैदा होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जो अपनी स्पिन में रिवॉल्यूशन करेगा इस तरीके से गोल गोल करके अपनी जगह में, उससे क्या होगा, स्पिन एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, सॉरी स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पैदा होगा, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो होता है म्यू एस। तो जिस तरीके से हमने ये वैल्यू डिराइव की, देखो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोगों का ऐसा ही है, अगर आप लोग बुक में देखोगे तो समझ जाओगे, और एग्जाम में हमने डेरिवेशन से कुछ नहीं करना है, हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ साथ ही क्या पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो ध्यान देना, तो जिस तरीके से हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल निकाला, उसी तरीके से स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एस निकलेगा, ठीक। तो म्यू एस की जो वैल्यू होगी, म्यू एस इक्वस टू, देखो चलो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, म्यू एस इक्वस टू, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू बना लो। तो ये वैल्यू जो निकलेगी आप लोगों की, म्यू एस इक्वस टू, ठीक है, ये निकलेगी, देखो यहाँ पे को जी एल है तो माइनस जी एस निकल जाएगा, ठीक, समझ में आया, जी एस। यहाँ पे को कितना था, 2 पाई म्यू बी, 2 पाई म्यू बी किसके बदले रखा था हमने,
ई अपॉन 2m के बदले रखा था ना, तो ई अपॉन 2m, ठीक है, इंटू फिर क्या था, एल वेक्टर था। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ई अपॉन 2m के बदले हमने ये वैल्यू रखी थी, ठीक है। तो जी एस ई अपॉन 2m इंटू यहाँ पे को एल वेक्टर है, कैपिटल एल वेक्टर, तो यहाँ पे को कैपिटल एस वेक्टर आ जाएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एस वेक्टर आ जाएगा, ठीक। तो देखो ये फॉर्मूला हम लोगों का किसके लिए तैयार होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए। तो देखो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला तैयार होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो तब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला तैयार हुआ जो अभी मैंने मिटा दिया। और अपनी स्पिन पे रिवॉल्व करेगा तो ये फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे को जीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीएस की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। तो क्या बताना है, स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, यानी कि म्यू एस की वैल्यू निकालनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन के टर्म्स पे। बोर मैग्नेट्रॉन अभी हम लोग ने पढ़ा ई एच अपॉन 4πm होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन गिवन बाय 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक। और साथ साथ ही जीएस की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, ये जीएस की वैल्यू यहाँ पे को 2 दे रखी है, अदरवाइज आप लोग इसको याद भी कर लेना, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, ठीक। सीधे सीधे अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टू माइनस जी एस, ठीक है, इंटू ई अपॉन 2m इंटू एस। तो यहाँ से जी एस की वैल्यू है कितनी, 2, ठीक है, जी एस की वैल्यू 2 है। और कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कैपिटल एल की वैल्यू निकाली थी वैसे ही कैपिटल एस की वैल्यू निकलेगी, स्मॉल एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2π, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए स्मॉल एस कितना निकलता है, हाफ। ये है क्या, स्मॉल एस, जैसे इसमें स्मॉल एल था, ये क्या था, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो स्मॉल एस क्या होता है, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर मैं 1/2 रखूंगा तो कैपिटल एस इक्वल टू, देखो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, इंटू एच अपॉन 2π। तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये बन जाएगा 3/2, अंडर रूट 3/2, सॉरी अंडर रूट 3, इस तरीके से अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, इंटू एच अपॉन 2π, एच अपॉन 2π, ठीक। ये कैपिटल एस की वैल्यू बनी। तो यहाँ से रख दो फिर, म्यू एस इक्वल टू कितना आता है, म्यू एस इक्वल टू ये होता है आप लोगों का अंडर रूट, सॉरी म्यू एस इक्वल टू जी एस। अब माइनस साइन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हम लोगों के क्या है, ऑप्शन हम लोगों के क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो माइनस को मत लो। तो जी एस की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू ई अपॉन 2m, ठीक है, ई अपॉन 2m ऐसा ही रहने दो, ई अपॉन 2m ऐसा ही रहने दिया, इंटू एस वेक्टर की वैल्यू ये रख लो, ठीक है, अंडर रूट 3/2 इंटू एच अपॉन 2π। तो एक 2 से एक 2 कट गया, ठीक। तो म्यू एस इक्वल टू ये निकल जाएगा ई इंटू एच, ई एच अपॉन 2m इंटू 2π यानी कि 4πm इंटू ये निकल जाएगा √3, ठीक हो गया। तो ई एच अपॉन 2πm 4πm ये क्या है, बोर्स मैग्नेट्रॉन है, तो म्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके बदले रख लूँगा म्यू बी इंटू √3। तो ये कितना आ रहा है, म्यू एस इक्वल टू √3 म्यू बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसके आगे की जो क्लास है मैं अगले वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।